नमस्कार। मैं केएस मुरारी एक बार फिर से आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल केएस मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बंगाल में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना के संदर्भ में बक्सर की लड़ाई किस प्रकार महत्वपूर्ण रही और बक्सर की लड़ाई की पृष्ठभूमि किन परिस्थितियों में उभर कर सामने आई, इन सारी बातों को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। बक्सर की लड़ाई के पहले जो मीर कासिम की स्थिति है और मीर कासिम से पहले जो मीर जाफर, जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के मृत्यु के बाद ब्रिटिश के द्वारा मनोनीत किया गया था, तो उस पलासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर का बंगाल की नवाबी के पद पर बैठना कोई आसान काम नहीं रहा। उस पद को प्राप्त करने के बाद मीर जाफर अपने आप को भी कुछ दिनों के बाद ही असहज महसूस करने लगा। इसी संदर्भ में मैं आज मीर जाफर का बंगाल की नवाबी के पद पर अपदस्थ होना और मीर जाफर के अपदस्थ होने के पश्चात मीर कासिम का सत्ता पर आना, यानी रक्तहीन क्रांति के संदर्भ में सत्ता पर आना, यानी नवाब के पद को प्राप्त करना, और उसी परिप्रेक्ष्य में मीर कासिम और ब्रिटिश के साथ जब अन्योन्याश्रय संबंध टूटता है तो उसी परिस्थितियों में बक्सर की लड़ाई होती है। तो आज मैं इसी संदर्भ में आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। लेकिन यद्यपि मीर जाफर कर्नल क्लाइव की कठपुतली ही था प्लासी की लड़ाई के बाद, लेकिन वह कंपनी के पैसों की मांग को पूरा नहीं कर सका, जिस कारण उसे नवाब के पद से हाथ धोना पड़ा। प्लासी की लड़ाई से कंपनी धीरे धीरे व्यापारिक कंपनी न रहकर एक सैनिक कंपनी बन गई। इसके पास एक बड़ी जागीर भी थी जो केवल सैन्य बल पर ही अधिकार में रह सकती थी। समकालीन राजनीति में सैनिक नियंत्रण ही राजनीतिक नियंत्रण था, यानी जो सैनिक रूप से काफी मजबूत है, सैनिक जिसके अंदर में नियंत्रित है, वही राजनीतिक अपने आप को अपने अंदर में रख सकता है। तो उस समय की राजनीति में सैनिक नियंत्रण ही राजनीतिक नियंत्रण था और इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक, सैनिक और व्यापारिक, ये तीनों भूमिकाएं निभानी पड़ती थी। अब जहां जहां कंपनी के हितों का प्रश्न होता था, उसका रुख अलग अलग होता था। यानी कहने का आशय है कि कंपनी अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अलग अलग संदर्भों में अलग अलग नीति का निर्धारण करता था और अलग अलग योजनाएं प्रस्तुत करता था। कंपनी के बढ़ते हुए सैनिक उत्तरदायित्व के लिए धन कहां से आएगा? मीर जाफर ने वचन दिया था इसी परिप्रेक्ष्य में कि युद्ध के लिए वह 1 लाख रुपया मासिक कंपनी को देगा। कंपनी को कलकत्ता के आसपास और मीर जाफर द्वारा दिए गए क्षेत्रों से 5 से 6 लाख रुपया वार्षिक की आय भी देने को तैयार था। नवाब ने इसके अलावे 2 वर्ष के लिए बर्धमान और नादिया, जो 2 अलग अलग जिला था बंगाल में, तो बर्धमान और नादिया जिले के कुछ क्षेत्र भी कंपनी को दे दिए थे। लेकिन इन जिलों की आय पर्याप्त नहीं थी। दूसरी ओर नवाब भी अपनी वचनबद्ध राशि का भुगतान समय पर नहीं कर सकता था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वचनबद्ध किया था कि समय पर मैं इतना राशि, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, 5-6 लाख राशि वार्षिक दे दूंगा, मीर जाफर का कहना था, वो भी समय पर नहीं दे पा रहा था। और इसी परिप्रेक्ष्य में मीर जाफर पर ब्रिटिश का बकाया धन बढ़ता जा रहा था। 1760 ईस्वी
तक मीर जाफर पर कंपनी का 25 लाख रुपया बकाया हो गया था, यानी ड्यूज हो गया था। 1 अगस्त से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में कंपनी के व्यय का अनुमान सेना के लिए 18 लाख और मद्रास परिषद के लिए 10 लाख था। साथ ही साथ व्यापारिक एवं अन्य सामान्य मामलों के लिए भी व्यय इसके अलावे भी था। दूसरी ओर कुल आय का अनुमान 37.5 लाख था, जिसमें से 25 लाख नवाब पर बकाया सम्मिलित था। तो कंपनी की ओर से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो बढ़ता हुआ आय का दबाव मीर जाफर पर लग रहा था, मीर जाफर अपने आप को असहज महसूस करने लगा। यद्यपि हॉलवेल ने, जो स्थानापन्न गवर्नर था, उसने मीर जाफर पर यह आरोप भी लगा दिया था कि वह अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में शामिल है। यानी जब तक मीर जाफर ब्रिटिश को खुश कर रहा था, तब तक मीर जाफर बहुत अच्छा था। जैसे ही वो आमदनी देना बंद कर दिया, आय देना बंद कर दिया, वैसे ही उस पर आरोप लगने लगा कि कंपनी के विरोधी गतिविधियों में मीर जाफर काम करने लगा और डच लोगों से संपर्क में आ गया। इसी परिप्रेक्ष्य में डच लोगों ने मुगल राजकुमार अली गौहर, जो बाद में शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल सत्ता पर भी स्थापित हुआ था, उसके साथ मिलकर मीर जाफर ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, यह आरोप लगाया। जबकि मुख्य बात यह था कि कंपनी को समय पर सही राशि उपलब्ध नहीं करा देना मीर जाफर की ओर से, ये एक मुख्य कारण था। लेकिन आरोप लगाया कि मीर जाफर ब्रिटिश कंपनी के विरोध में काम कर रहा है, विरोधी गतिविधियों में शामिल है, और इसके लिए डच लोगों के साथ में मिलकर और अली गौहर के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ काम कर रहा है, ये आरोप लगाया था। नवाब का मुख्य आरोप, या यूं कहे कि नवाब का मुख्य अपराध जो था वह धन का ना देना, यानी ब्रिटिश को जब धन देना बंद कर दिया तो वो बहुत तरह की अलग अलग कारणों से आरोप लगाने लगा। अगस्त 1760 ईस्वी में कर्नल केलॉड को गवर्नर विंसीटार्ट ने यह सुझाव दिया था कि यदि मीर जाफर बर्दवान और नादिया जिले, जिनसे लगभग 50 लाख रुपया वार्षिक आय हो सकती थी, यदि अंग्रेजों को दे दे तो अब मीर जाफर को ही समर्थन जारी रखेगा, अन्यथा मीर जाफर के जगह पर किसी और व्यक्ति को समर्थन देना प्रारंभ कर देगा। मीर जाफर ने फिर भी इस तथ्य को समझने का प्रयास नहीं किया। इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के साथ एक संधि होती है सितंबर 1760 ईस्वी में। मीर जाफर का दामाद ही था मीर कासिम, तो मीर जाफर के दामाद, जिसको जामाता भी कहा जाता है, मीर कासिम के लिए यह बहुत अच्छा अवसर था और इसने, यानी मीर कासिम ने इन परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लिया। मीर कासिम काफी चालाक था, उसने अपने आप को अंग्रेजों का मित्र और नवाबी के भावी प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। दूसरी ओर मीर कासिम ने अंग्रेजों की वित्तीय कठिनाइयों में भी सहायता देने का वचन दे दिया था और 27 नवंबर 1760 ईस्वी को मीर कासिम तथा कलकत्ता काउंसिल के बीच एक संधि हुई और उस संधि पर दोनों ने हस्ताक्षर किया। उस संधि के अनुसार जो कुछ बातें थी उस पर मैं आप लोगों के बीच चर्चा कर देता हूं। इसी संधि के परिप्रेक्ष्य में मीर कासिम मीर जाफर को अपदस्थ कर बंगाल के नवाबी का पद को प्राप्त कर लेता है। नंबर 1, मीर कासिम ने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव के जिले देना स्वीकार कर लिया। दूसरा बिंदु जो था संधि के शर्तों के अनुसार
कि सिलहट के चूने का व्यापार में कंपनी का आधा हिस्सा हो गया। सिलहट जो असम के क्षेत्रों में पड़ता था। तीसरा था कि मीर कासिम कंपनी को दक्षिण में अभियानों के लिए 5 लाख रुपया देगा। चौथा जो बात थी कि मीर कासिम कंपनी के मित्र या फिर शत्रुओं को अपना मित्र या शत्रु मानेगा, यानी कंपनी का जो मित्र होगा वो मीर कासिम के लिए भी मित्र बन के रहेगा और कंपनी के लिए जो दुश्मन होगा मीर कासिम भी उसे अपना दुश्मन मानेगा। पांचवा जो पॉइंट था उसमें दोनों एक दूसरे के आसामियों को अपने प्रदेश में बसने की अनुमति देंगे। और छठा जो काफी महत्वपूर्ण था कि कंपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी लेकिन नवाब को सैनिक सहायता देगी। खैर, इन सारी बातों के संदर्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कलकत्ता काउंसिल और बंगाल की ओर से मीर कासिम संधि किया। इस संधि को क्रियान्वित करने के लिए विंसीटार्ट और कैलॉड ने 14 अक्टूबर 1760 ईस्वी को मुर्शिदाबाद पहुंचा, जो उस समय बंगाल प्रांत का राजधानी हुआ करता था। जब मीर जाफर ने देखा कि उसके महल को अंग्रेजों ने घेर लिया तो उसने तुरंत मीर कासिम के पक्ष में अपनी गद्दी छोड़ दी। मीर जाफर ने 15,000 रुपया मासिक की पेंशन पर कलकत्ता में रहना अधिक उचित समझा। वही बात कि जान बचे तो लाख उपाय, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए तुरंत गद्दी मीर कासिम के पक्ष में छोड़ दिया और 15,000 रुपया मात्र पेंशन, मासिक पेंशन के साथ कलकत्ता में रहना अपने आप को ज्यादा बेहतर समझा। मीर जाफर ने सिराज से विश्वासघात किया था, ठीक उसी प्रकार उसके साथ भी वैसा ही हुआ। वही बात हुआ, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जो स्थिति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ किया, ठीक उसी तरह का स्थिति मीर कासिम ने मीर जाफर के साथ किया। तो बोएगा बबूल को आम कहां से होगा, वही हुआ, उसे भी काटा चुभ गया मीर जाफर को। खैर, इतिहास कहा जाता है इतिहास निरंतरता के साथ परिवर्तन, यानी इतिहास दोहराता भी है। खैर, नवाब बनते ही मीर कासिम ने कंपनी के प्रमुख अधिकारियों को पुरस्कृत करना प्रारंभ कर दिया, गिफ्ट देना प्रारंभ कर दिया। विंसीटार्ट को 5 लाख, हॉलवेल को 2,27,000 और कैलॉड को 2 लाख रुपया और भी अन्य जितने भी कुछ लोग थे महत्वपूर्ण, उन सबों को लगभग 7-7 लाख रुपया दिया गया मीर कासिम की ओर से खुश रहने के लिए। इस प्रकार अधिकारियों ने कंपनी को वित्तीय कठिनाइयों से दूर करने के बहाने अपने लिए लगभग 17 लाख रुपया प्राप्त कर लिया। तो कंपनी का अधिकारी काफी धनवान हो गया था। जब मीर कासिम सत्ता पर आता है तो उसके लिए भी सत्ता को संचालित करना आसान नहीं रहा। हालांकि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद, या यूं कहे कि अलीवर्दी खान के बाद जितने भी नवाब बने, चाहे वो सिराजुद्दौला हो या फिर मीर जाफर हो और फिर मीर कासिम हो, उन सबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। वह पहले ही पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में अपनी योग्यता को दर्शा चुका था। वह राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया, राजधानी परिवर्तित कर लिया, स्थानांतरित कर लिया। जो मुर्शिदाबाद राजधानी हुआ करता था वो मुंगेर ले आया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था। उसे पता था कि जिस तरह की गतिविधियां मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ किया षड्यंत्र रचकर, और जिस तरह से मैंने मीर जाफर के साथ षड्यंत्र किया, तो कहीं मेरे साथ भी कोई षड्यंत्र ना कर पाए,
इसीलिए कलकत्ता से दूर रहने के लिए, मुर्शिदाबाद से दूर रहने के लिए अपनी राजधानी मुंगेर को स्थानांतरित कर दिया, ताकि अंग्रेजों को अधिक से अधिक हस्तक्षेप करने का मौका ना मिले। खैर, मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धतियों पर करने का निश्चय किया। हालांकि वह मन में बैठाए हुए था कि गद्दी प्राप्त करने के बाद अंदर ही अंदर अपनी सैनिक क्षमता को काफी मजबूत करना है और ब्रिटिश के साथ चुनौती लेकर ब्रिटिश से मुक्त होकर स्वतंत्र नवाब के रूप में शासन करना है। ये उसके मन मस्तिष्क में बातें चल रही थी और इसी परिप्रेक्ष्य में मीर कासिम ने यूरोपीय पद्धतियों पर अपनी यूरोपीय सैनिक पद्धतियों के आधार पर अपनी सेना का गठन करना प्रारंभ कर दिया। मुंगेर में जो राजधानी स्थापित किया था, तो मुंगेर में तोपों और तोरेदार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था की गई। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री अभी भी मीर कासिम का ही बना हुआ था, जो हालांकि अभी कुछ दिनों पहले से ही अब बंद हो गया है, सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। नवाब को शहजादा अली गौहर, जो अभी तक बिहार में था, उससे भी बचना था, यानी मुगल शासक से भी अपने आप को बचा के रखना था। दूसरी ओर वह नेपाल की ओर से अपने राज्य को और अधिक विस्तार करना चाहता था। वह बंगाल तथा बिहार के उदंड जमींदारों से भी अपने आप को बचाए रखना चाहता था और साथ ही साथ बिहार और बंगाल में जो उदंड जमींदार है उसको भी अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, जो कई बार मीर कासिम की आज्ञाओं का भी उल्लंघन करता था। ये लोग किसी भी समय मीर कासिम के लिए खतरा बन सकता था। तो बिहार का उप सूबेदार राम नारायण नवाब की सत्ता के विरुद्ध अंग्रेजों से समर्थन की आशा करता था। जिस तरह से मीर कासिम अंग्रेजों से समर्थन की आशा किया और हालांकि उसमें सफल भी हो गया, तो उसी तरह से मीर कासिम के विरुद्ध बिहार के उप सूबेदार राम नारायण भी अंग्रेजों से सहायता चाहता था। वह मीर कासिम के प्रति, यानी राम नारायण मीर कासिम के प्रति भी निष्ठावान नहीं था। अब अंग्रेजों के समर्थन से उसने बिहार की आय का ब्यौरा देना बंद कर दिया राम नारायण। तो मीर कासिम अपनी सत्ता के इस स्पष्ट उल्लंघन को सहन नहीं कर सका और उसने गवर्नर विंसेंटार्ड की सहायता से पहले राम नारायण को निलंबित किया, फिर उसे सेवा से हटाकर और उसे मार डाला। तो इस तरह से मीर कासिम अपने विरोधियों को साइड करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि उसका विरोधी यह चाहता था कि ब्रिटिश मदद करे, लेकिन ब्रिटिश उस समय तक उसके विरोधी को मदद नहीं पहुंचा। इसके पश्चात मीर कासिम ने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, क्योंकि अर्थ काफी महत्वपूर्ण है। किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए अर्थ काफी महत्वपूर्ण होता है। अर्थनीति यदि सही रहेगा तो राजनीति भी अच्छे ढंग से चलेगा। तो मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया। जिन अधिकारियों ने गबन किया था, यानी रुपये को हेर फेर किया था, उस पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कुछ नए कर लगाए गए और कुछ पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त कर के रूप में लगाया गया। उसने एक नए कर खिजरी जमा, जो अभी तक जो अभी तक अधिकारियों द्वारा छुपाया जाता था, उसे भी प्राप्त किया। एक किताब है सियारुल मुत्खरीन, उसके लेखक ने तो मीर कासिम के प्रशासन को बहुत सराहा है, काफी प्रशंसा किया कि मीर कासिम अर्थव्यवस्था को बेहतर कर रहा है। वह अपनी किताब में लिखा कि मीर कासिम ने प्रशासन की गुत्थियों को, विशेषकर वित्तीय मामलों को बड़ी कुशलता से सुलझाया।
सेना और सेवकों को नियमित रूप से वेतन मिलना प्रारंभ कर दिया था। अच्छे लोगों का आदर होता था और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। हालांकि कहाँ और कैसा व्यय करना है, उदारता से या फिर कृपणता से, इन सभी योग्यताओं में मीर कासिम तत्कालीन या उस समय के राजाओं में सबसे अलग था और द्वितीय था, उसके जैसा कोई नहीं था। ये सियारुल मुतकरीन के लेखक का कहना था। मीर कासिम को हो सकता है कहीं दरबार का नजदीकी होगा। खैर, तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आगे चलता हूं कि मीर कासिम का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस तरह से बनाव रहता है, किस तरह से संबंध रहता और किस तरह से संबंध टूट रहा। कंपनी ने समझा था कि मीर कासिम भी कठपुतली है जिस तरह से मीर जाफर था। वह कंपनी की आर्थिक मांगों को अधिक सफलता से पूरा कर सकता था। यह ब्रिटिश का सोच था। वास्तव में कंपनी समझदार और एक कठपुतली शासक चाहता था। वारेन हेस्टिंग्स ने भी उसके प्रशासन की प्रशंसा की, हालांकि वह उसके मजबूती पक्ष से नाराज था। इसीलिए वह कभी कभार ब्रिटिश की ओर से मीर कासिम को मजाक भी उड़ाता था। लेकिन मीर कासिम कंपनी की साम्राज्यवादी नीति में ठीक नहीं बैठता था। यानी कंपनी का जो सोच था कि भारत में साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाया जाए, तो उस सोच में मीर कासिम नहीं बैठता था जिस तरह से मीर जाफर बैठने का प्रयास किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हैरी वेरलेस्ट ने, जो 1767 से 1769 ईस्वी तक फोर्ट विलियम कलकत्ता का गवर्नर था, उसने अपनी पुस्तक ए व्यू ऑफ द राइज, प्रोग्रेस एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट इन बंगाल में लिखा है कि मीर कासिम और कंपनी के बीच झगड़े के दो कारण थे, एक तात्कालिक कारण और दूसरा वास्तविक कारण। उस किताब के अनुसार तात्कालिक कारण जो था वह था आंतरिक व्यापार, लेकिन वास्तविक कारण इस नवाब की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। इस संदर्भ में उसने कहा कि यह असंभव था कि मीर कासिम अपनी सरकार की नींव हमारे समर्थन पर ही रहने दे, यानी ब्रिटिश के समर्थन पर ही रहने दे, और आत्मरक्षा ने उसे स्वाधीनता की ओर खींच लिया। यानी मीर कासिम की महत्वाकांक्षा जाग चुका था कि वह स्वतंत्र रहे। तो इसी संदर्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी यह लगने लगा और उसके कर्मचारी को लगने लगा, या फिर औपनिवेशिक सोच रखने वाले अधिकारियों को, इतिहासकारों को भी यह लगने लगा कि मीर कासिम हमारे लिए सूटेबल नहीं है, वह अपने आप को स्वतंत्र करने के बारे में सोच रहा है। मीर कासिम का झगड़ा आंतरिक व्यापार पर लगे करों को लेकर आरंभ हुआ था ब्रिटिश के साथ। विंसेंटार्ट ने आंतरिक व्यापार की परिभाषा राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को लाने और ले जाने को माना है। कंपनी को 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर ने दस्तक प्रदान किया था। दस्तक मीन्स राइट टू फ्री ट्रेड, यानी कि मुक्त व्यापार का अधिकार पत्र दिया जा चुका था फर्रुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में। तो उस दस्तक के द्वारा आयात और निर्यात कर में छूट दे दी गई थी, उस पर कोई बहस नहीं थी। नवाब ने केवल उस दस्तक का प्रश्न उठाया जो कलकत्ता काउंसिल को दी गई थी, यानी उस समय कलकत्ता काउंसिल के प्रधान को दी गई थी। उसके अनुसार कर की छूट होती थी और जिसकी सहायता से कंपनी के अधिकारी अपना निजी व्यापार करते थे, और नवाब
को कर देने से वंचित रखते थे। यही नहीं, अब इन अधिकारियों ने दस्तक से प्राप्त धन को लेकर भारतीय व्यापारियों को भी कर देना और भारतीय व्यापारियों को भी कर देना आरंभ कर दिया था, जिससे विशेष मिलने वाला कर भी समाप्त हो गया था मीर कासिम को। दूसरी ओर कंपनी के अधिकारी नवाब के कानूनों का भी पालन नहीं करते थे, उसके अफसरों का अपमान करते थे और जनता को लूटता था। इन सारे परिस्थितियों के संदर्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच अंतर्विरोध उभरना प्रारंभ हो गया। कंपनी के सेवक यानी कंपनी के कर्मचारी केवल कर रहित व्यापार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि बाजार में सस्ता माल खरीदने के लिए बल का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से कंपनी की और अधिक महत्वाकांक्षा जग चुकी थी मीर कासिम के समक्ष। इस आंतरिक व्यापार के दुरुपयोग से नवाब की आय बहुत कम हो गई थी और भारतीय प्रजा असहाय महसूस करने लगी थी। कंपनी के अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया और गतिरोध को दूर करने के सभी प्रयत्न असफल कर दिया। अंत में विंसीटर्ट और वारेन हेस्टिंग्स के साथ कलकत्ता काउंसिल का एक अन्य सदस्य नवाब से मुंगेर में मिला। एक समझौता किया गया। नवाब ने अंग्रेज व्यापारियों को अधिक आंतरिक व्यापार में भागीदारी बनाना स्वीकार कर लिया और यह जो भागीदारी बनाना स्वीकार किया इस शर्त पर कि वस्तुओं के क्रय मूल्य पर 9% कर दे और नवाब को ही दस्तक देने का अधिकार होगा। लेकिन इन सारी बातों पर जो स्वीकृति हुई है उसमें नवाब को ही सभी मामलों में निर्णय करने का अधिकार होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश कलकत्ता काउंसिल ने बहुमत से इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। एच.एस. विल्सन के अनुसार विंसीटर्ट और हेस्टिंग्स को छोड़कर कलकत्ता परिषद के सभी सदस्य केवल लालचपूर्ण और अन्याय तथा तर्क रहित बात कर रहे थे। यही नहीं, कलकत्ता परिषद के सदस्यों ने जो व्यापार से लाभ उठा रहे थे मीर कासिम से झगड़े का स्वागत किया, क्योंकि नवाब से उन्हें पहले की तरह ही बहुत सा धन प्राप्त करने की आशा जग चुकी थी। मीर कासिम ने अंततोगत्वा कठोर कार्रवाई की और सभी आंतरिक कर हटा लिए। अब भारतीय व्यापारी भी अंग्रेज व्यापारियों के समान हो गए। नवाब ने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया। इस दौरान विंसीटर्ट और वारेन हेस्टिंग्स को यह विश्वास था कि नवाब ने अपनी प्रजा पर एक अनुग्रह कर दिया और हमारे पास इसका विरोध करने का कोई तर्क नहीं है। उसके न मानने पर उसे हटाने का भी कोई अधिकार नहीं है। यानी कि मीर कासिम जब हमारी बात को नहीं मानेगा हम उसको उसके नवाब के पद से हटा भी नहीं सकते हैं। परिषद के सदस्य चाहते थे कि नवाब अपनी प्रजा पर कर लगाएं, क्योंकि केवल उसी अव्यवस्था में वे दस्तक का दुरुपयोग कर सकते थे। लेकिन इस प्रकार कलकत्ता काउंसिल के लोग नहीं चाहते थे कि नवाब अपनी प्रजा पर न्यायपूर्ण ढंग से राज्य करे। पटना के अधिकारी एलिस ने इसी उत्तेजनापूर्ण कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया और पटना नगर पर आक्रमण कर दिया। इन सारे परिस्थितियों में मीर कासिम ब्रिटिश के इस रवैये से नाराज हुआ और मीर कासिम ब्रिटिश के खिलाफ अपना
गुट बनाना प्रारंभ कर दिया है। अब मीर कासिम की बारी थी, उसने अपने ससुर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अब उसके पाप उसके सिर पर आ पड़ा। जो मीर जाफर के साथ किया था उसी का परिणाम अब उसके माथे पर आ पड़ा। वह अपनी इच्छानुसार राज्य नहीं कर सकता था। लोग उस पर हंसते थे और विवश होकर उसने बक्सर का युद्ध किया, परास्त हुआ, बेघर होकर भागने को मजबूर हो गया और 7 जून 1777 को उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ब्रिटिश अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आर्थिक महत्वाकांक्षा के परिप्रेक्ष्य में ही स्थापित किया भारत में, और अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मीर कासिम ब्रिटिश से स्वतंत्र होने के लिए अपने सैनिकों का पुनर्गठन किया यूरोपीय पद्धतियों पर, और स्थानीय यानी भारत में जो स्थानीय उत्तर भारत में जो 2 अन्य महत्वपूर्ण शासक थे, एक अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दूसरा तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन दोनों के साथ त्रिगुट की संधि किया। यानी तीनों आपस में मिले और इस तीनों की ओर से संयुक्त रूप से ब्रिटिश के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई, जो 1764 का बक्सर की लड़ाई के नाम से जाना है। कंपनी और नवाब में 1763 ईस्वी में ही युद्ध प्रारंभ हो गया। कई झड़पें हुई और मीर कासिम ने हार भी खाई थी। बचकर वह अवध पहुंच गया था और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई। इन तीनों की सम्मिलित सेना, जिसमें 40 तथा 50,000 के बीच सैनिक थे, इन सैनिकों की टक्कर कंपनी की सेना से हुई। कंपनी की सेना में 7,027 सैनिक थे और उसकी कमान मेजर मुनरो के हाथों में थी। युद्ध बक्सर के स्थान पर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। दोनों दलों को अत्यधिक क्षति हुई, लेकिन अंतोगत्वा युद्ध का मैदान अंग्रेजों के हाथ रहा, यानी विजय अंग्रेजों के नाम आया। युद्ध काफी घमासान हुआ। अंग्रेजों के 847 सैनिक घायल हुए और मारे गए। दूसरी ओर 2000 के लगभग घायल भी हुआ। पलासी का युद्ध कौशल से नहीं जीता गया था, वहां विश्वासघात हुआ था 1757 ईस्वी में, लेकिन यहां दोनों ओर से काफी मजबूती से युद्ध लड़ा गया। तैयारी दोनों ओर से मजबूती के साथ था, जबकि पलासी की लड़ाई में दोनों ओर से मजबूती से नहीं था। वहां उसका मीर जाफर के रूप में कई विश्वासघाती सिराजुद्दौला के साथ। तो निश्चय ही यह युद्ध यानी बक्सर की लड़ाई अधिक कुशलता पूर्वक लड़ा गया ब्रिटिश की ओर से और वह जीत गया। बक्सर ने पलासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। कहने का मतलब है कि जो पलासी की लड़ाई में ब्रिटिश एक ट्रेलर दिखा रहा था, वो ट्रेलर अब बक्सर की लड़ाई में एक पूरा फिल्म की तरह उभर कर सामने आ गया। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं रह गया था। अब नया नवाब कठपुतली था। अवध का नवाब उनका आभारी हो गया और मुगल सम्राट ब्रिटिश का पेंशनर हो गया। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के चरणों में आ गया। दिल्ली का मार्ग खुल गया। उसके बाद बंगाल और अवध के क्षेत्रों में अंग्रेजों ने अधिकार करना प्रारंभ कर दिया और इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश और इस अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश के जीत मिलने के बाद और उस इलाहाबाद की संधि के तहत अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ जो संधि हुई, उस संधि के तहत इलाहाबाद और कारा का क्षेत्र ब्रिटिश को देना पड़ा शुजा-उद-दौला को। दूसरी ओर
जब शाह आलम द्वितीय के साथ समझौता होता है, संधि किया गया है इस इलाहाबाद संधि के तहत, तो उस संधि के तहत इलाहाबाद और कारा का क्षेत्र ब्रिटिश मुगल शासक को दे देता है। कारण इलाहाबाद और कारा वो अपने झोली में लेकर लंदन जा नहीं सकता था अंग्रेज, इसीलिए इस क्षेत्रों को मुगल शासन के अधीन दे दिया। और बदले में मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समस्त उत्तर भारत में, जो अभी वर्तमान का बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड का जो क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल का भी, इन सारे समस्त उत्तर भारत के क्षेत्रों में दीवानी का अधिकार ब्रिटिश को प्रदान कर दिया। दीवानी का अधिकार यानी कि उत्तर भारत में राजस्व वसूलने का अधिकार ब्रिटिश को दे दिया। तो इस तरह से जो एक ब्रिटिश कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी थी, अब वह भारत में एक नए आय के स्रोत के रूप में भी अपना शासन करना प्रारंभ कर दिया और कृषि के क्षेत्र में भी वो अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया इस बक्सर की लड़ाई के पश्चात, जो 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि में, उस संधि के तहत। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को शक्ति मजबूती के साथ प्रदान कर दिया और बक्सर के युद्ध ने उत्तर भारत में तथा अब वे समस्त भारत पर दावा करने लगे थे। इसके बाद मराठा, मैसूर, हैदराबाद, इन सारे क्षेत्रों पर ब्रिटिश ने स्थानीय शासकों पर या स्थानीय शासकों को चुनौती देना प्रारंभ कर लिया। भारत की दास्तां अब स्पष्ट रूप से देखने को मिल गया था, केवल समय का प्रश्न था और बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। और कहा भी जाता है कि बक्सर की लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को एक वैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बंगाल जो काफी एक संभ्रांत प्रांत था और बंगाल पर ब्रिटिश का प्रभुत्व स्थापित होना काफी महत्वपूर्ण रहा भारत में औपनिवेशिक सत्ता को स्थापित करने में। और इसी संदर्भ में बंगाल के बारे में कहा जाता है कि बंगाल वाज ए लूटिंग स्टेट एंड स्पॉन्सर स्टेट फॉर ब्रिटिश। कहने का है कि बंगाल एक लूटा हुआ प्रांत और एक प्रायोजित प्रांत के रूप में ब्रिटिश के साथ आ गया। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा, मैं समझता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करके कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और इस पर कमेंट दें। थैंक यू।